नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदू है। मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय नंदू भाई। हाय, आज ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार हैं, आप लोगों की संगत है और मेरे शराब नहीं पीने की वजह से मेरे घर के अंदर में एक सुकून, शांति है, जिसके कारण मैंने आज भी शराब नहीं पीने का निर्णय लिया और इस निर्णय पे कायम रहने के लिए भगवान से मदद भी माँगी क्योंकि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं विजय भैया का धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने आज मुझे ये टॉपिक शेयर करने के लिए चुना और धन्यवाद ऑल अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जितने मेंबर आज जुड़े हैं, उनका भी जो मुझे आज सुन रहे हैं। दोस्तों, 18 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है। एक मज़े की खातिर एक क्यूरियोसिटी थी बनी हुई शराब के प्रति और मैं वो क्यूरियोसिटी को जानना चाहता था कि ऐसा शराब में क्या रखा है, क्या मज़ा है? वो मज़ा पाने के लिए मैं एक्चुअली शराब पिया था और वो जो हमारे बिग बुक में जो लिखा हुआ है और हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर में आने के बाद जो बीमारी हमको पता चलती है, शारीरिक एलर्जी का जो पार्ट है, वो धीरे-धीरे काम करने लगा और मेरी शराब जो है दिन-ब-दिन बढ़ते चले गई। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इधर अंदर आने के बाद ही मुझे पता चला कि ये बीमारी है। पहले तो पता नहीं था, पहले तो यही लगता था कि मुझे शराब पीते-पीते ही मरना है। मैं शुरुआती दौर मेरा इतना कठिन नहीं गया शराब को लेकर के, लेकिन जैसे शराब हर एक फील्ड में मेरे छाती चली गई और मेरा जो पतन होता चला गया, घर परिवार से, काम-धंधे से, पढ़ाई-लिखाई से, सारी सारी चीज़ें जो है मेरी वो धीरे-धीरे करके बर्बाद होने लगी। तब कहीं तो भी मेरे जो परिवार के सदस्य जन हैं, जैसे मेरी माँ, मेरे पिताजी, मैं अपने घर में इकलौता एक ही लड़का हूँ, मुझे भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं, मैं अकेला ही। तो इन्होंने बहुत प्रयास किए, मेरे माँ-पिताजी ने बहुत प्रयास किए कि यार ये शराब से दूर हो जाए। एक स्कॉलर स्टूडेंट था मैं, अच्छे खासे नंबर लाता था, स्कूल के अंदर में सबका फ़ेवरेट था, इवन कॉलेज में जब गया तो कॉलेज में भी सबका फ़ेवरेट था। मतलब एक अच्छा वाला जो नंदू था, उसके ऊपर में शराब की जो परत है वो चढ़ती चली गई और वो अच्छाई कहीं तो भी दबते चले गई। फिर अगर मैं सामने आ रहा हूँ तो मेरी अच्छाई बहुत पीछे रह जाती थी और मेरी शराब जो है सबसे आगे। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा सैंडविच बन गया था कि अच्छा है क्या, बुरा है क्या, लेकिन ये बेवड़ा है। तो वो मान्यता मेरे अंदर भी आ चुकी थी कि यार मैं शराब से उबर नहीं सकता, मैं कुछ ज़िंदगी ढंग से अब मैं जी नहीं सकता। एक निराशा, एक हताशा मेरे अंदर में आ चुकी थी। शराब से दूर होने के बहुत सारे प्रयासों के अंदर में मेरे पिताजी ने एक प्रयास ये भी किया कि मेरी शादी करवा दी। यही सोच कर के कि शादी हो जाएगी, इसकी ज़िम्मेदारी आ जाएगी इसके ऊपर में तो ये शराब से दूर हो जाएगा। मगर ऐसा बहुत अभी ये में आने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि ऐसा होता नहीं, इसका उल्टा हो जाता है। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं कि शराब छुड़वाने के चक्कर में पेरेंट्स लोग शादी तो करवा देते हैं मगर 2 ज़िंदगियाँ उसके अंदर में फिर से खराब होती चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरी जो धर्मपत्नी है, उसके साथ भी हुआ। बहुत से प्रयासों के अंदर में ये प्रयास भी फेल होता नज़र आया। मेरी पत्नी ने मेरा अल्कोहलिज़्म 5 साल तक के बर्दाश्त किया। मुझे छोड़ के जाने के कगार पे वो भी पहुँच चुकी थी। मेरे साथ में रहती थी लेकिन मैं किसी भी काम का नहीं था, किसी भी काम का नहीं। हर एक चीज़ में मुझे सिर्फ़ शराब कहाँ से क्रिएट हो सकती है, कहाँ से उसका जुगाड़ हो सकता है बस चौबीसों घंटे मेरे मस्तिष्क में वही सवाल और वही सब चलता था। मैं बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनको देखता था तो बड़ा अचंभित हो जाता था कि यार मैं भी तो हूँ ना यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो ऐसा ही जीना है, मगर उसे जीते क्यों नहीं आ रहा मुझको? अच्छा वो लोग शराब नहीं पीते ऐसी वाली बात भी नहीं है, वो लोग भी शराब पीते हैं, मगर वो लोग तरीके से शराब पीते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, जितनी उनको चाहिए होती है उतनी पीते हैं, नहीं चाहिए होती तो नहीं बोलना उनको शराब के लिए आता है, मुझे नहीं आता था। और ये फ़र्क जो है ना, ये फ़र्क मुझे कभी दिखाई देता नहीं था, मैं अपने घर में यही बोलता था कि यार वो भी तो पी रहे थे यार, मैंने पी लिया तो कौन-सा गुनाह कर लिया? और मेरी घरवाली मुझसे झगड़ा करती थी कि यार वो लोग पी रहे हैं लेकिन वो लोग सँभल भी रहे हैं ना।
और अपना परिवार वो सँभाल भी रहे हैं, खुद तो सँभाल ही रहे हैं लेकिन सँभाल भी रहे हैं शराब पीते हुए। आपको नहीं जम रहा है, यानी कि ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे जो आगाह करती है कि बेटा नंदू तेरे को नहीं जम रहा है, ये मेरे परिवार में से ही आ चुका था। वो एक लाइन आ चुकी थी कि नंदू तेरे को नहीं जम रहा है यार। मगर एक्सेप्टेंस का भाव कहाँ था मेरे मन में। मैं तो अपनी मस्ती में था और अपने ईगो में था कि नहीं ऐसा कैसा नहीं जमता। मैं आज नहीं जमा तो कल जम जाएगा, कल नहीं जमेगा तो एक ना एक दिन तो जमेगा। हर बार प्रयास किया मैं, मगर फेल्यूर ही हाथ में लगा। मैं शराब से दूर रहने के प्रयास कम और शराब अच्छी तरीके से क्वांटिटी में जैसे बाकी के लोग पीते ऐसा पीने की बहुत ज्यादा कोशिश ज्यादा मैंने उसके लिए किया। छोड़ने के प्रयास कम और अच्छे से शराब पी सकूं ऐसी कोशिशें मैंने ज्यादा की और हमेशा मुंह की खाई। ये मेरे असीम ईश्वर की कृपा मुझ पे कि मैं मरा नहीं या मेरे हाथ पांव कहीं टूटे नहीं, कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर में। मैं जब शराब के एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि जहाँ पे अभी मुझको सिवाय मौत और पागलपन के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे घर वालों को पागलपन दिखाई दे रहा था और मुझे मौत नाचती नजर आती थी जब मेरे को शराब नहीं मिलती थी। एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब मैं शराब पी भी नहीं पा रहा था और शराब के बिना रह भी नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा मेरे घर के अंदर में मनहूसियत मेरे कारण फैल चुकी थी। उसी दौरान मैं मतलब मेरी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट रह गई थी और मेरे घर वाले ने उस समय भी बोला कि अभी एक एक जिंदगी तुझसे जुड़ रही है, अब तो भी संभल जा, अब तो भी कुछ कर। तो मैंने किया। मैं खुद होकर के अपने पापा को बोला कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहता हूँ। तो साइकियाट्रिस्ट का एड्रेस वगैरह निकाला, कौन सा साइकियाट्रिस्ट कहाँ जाना है उधर। तो वो शैलेश पानगांवकर एक साइकियाट्रिस्ट है नागपुर में, वहां मेरा जाना हुआ। लेकिन वहां भी मैंने एक शर्त रखी, अपने आप में ही बोला, अपने पापा को भी बोला कि मैं जाऊंगा जरूर साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन मुझे साइकियाट्रिस्ट के सामने पूरा ओपन होने के लिए, पूरा ओपन माइंडेड होने के लिए मुझे शराब की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों शराब पीकर ही मैं उस डॉक्टर के पास गया और बताने लगा अपनी जो भी मेरी आप बीती है कि क्यों मैं कैसे नहीं रुक पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं एक्चुअली वहां पे गया था जानने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और वो डॉक्टर ने ही मुझको पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं थोड़ा-सा वहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ और मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ आपके, मुझे शराब से दूर होना है लेकिन मुझे जम नहीं रहा है। आप मुझे कोई मेडिसिन दो, इंजेक्शन होगा तो इंजेक्शन दो, कोई कोर्स होगा इसका तो कोर्स मुझसे करवाइए, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अब शराब नहीं पीनी। तो उन्होंने सीधा बोला कि शराब नहीं पीनी है तो मन को पक्का बनाओ, अपने मन में एक निर्णय ले लो और उस निर्णय पे कायम रहो। मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी-सी मेरी आर्गुमेंट हुई, मैंने बोला इतना ही अगर मैं अपने निश्चय का पक्का होता तो आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती डॉक्टर साहब? तो मुझे वहाँ पे भी फेल्योर मिला, मैं वहाँ से भी वापस आ गया और वापस से मेरा दिन-ब-दिन वो फिर से वो शराब के प्रति उम, जुगाड़ जमाना, वो करना ना, रात-दिन मैं उसी में पड़ा रहता था। मेरे बीवी प्रेग्नेंट हुई, उसको अ, दवाखाने मुझे ले जाना पड़ता था, वीकली 2 हफ्ते में, 15 दिन में, कभी महीने में ऐसे मुझे ले जाना पड़ता था। तो ये जो मैं अभी अपने अनुभव बता रहा हूँ, यही वो अनुभव है दोस्तों जिसके जिसको मैंने बॉटम बनाया। जो हमको कहते हैं कि ये बॉटमलेस पिट है लेकिन हमको बॉटम अपना खुद ढूँढना पड़ता है। यही वो मेरा बॉटम है जिसके ऊपर मैं खड़ा रह करके आज 10 साल सोबर हूँ मैं। तो दोस्तों मैं रूटीन चेकअप के लिए अपनी मिसेज़ को, अपनी बीवी को इधर नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैं लेकर के गया, ऑटो से गया और मेरे पास में इतने ही पैसे थे कि ऑटो से जा सकूँ और आ सकूँ। वो एक्स्ट्रा ऐसा कोई पैसा मेरे पास में कोई देता नहीं था और मेरे पास में रहता भी नहीं था। तो वहाँ पहुँच के जब उसका चेकअप हो रहा था तो मैं अपने पैसों का गणित लगा रहा था कि अगर ऑटो वाले को इतने पैसे देते तो मेरे पास में कितने बचेंगे? मैं शराब कैसे पी सकूँगा? तो उसी जुगाड़ में मैं था, इसका चेकअप हुआ और हम लोग वहाँ से निकले। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो कैसा है कि ये पहली डिलीवरी है और ऐसा सुना है मैंने कि अगर हम
डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी में अगर हम पैदल ज़्यादा चलते हैं तो डिलीवरी नॉर्मल होती है। एक तरह से मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा था। इंटेंशन मेरा सिर्फ़ शराब का जुगाड़ करना था और मैं उसको मेडिकल चौक से कम ये 8 7-8 किलोमीटर ऐसा दूर मेरा घर और भर दोपहरी में मैं उसको पैदल लाने की सोच बनाया और बहुत हद तक के 2 किलोमीटर कम से कम मैं उसको लेकर के आया बरडी, धनतोली तक। वहाँ और 8वाँ महीना उसका चल रहा था दोस्तों और धनतोली तक आते-आते उसको चक्कर आने लगे, उसको वीकनेस ऐसा फ़ील होने लगा तो वो बैठ गई और वहाँ पे मैं भी थोड़ा-सा घबरा गया कि यार कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए। तो वहाँ फिर मैंने ऑटो रिक्शा रुका और ऑटो रिक्शा में बैठ कर के उसको घर लाने की सोचा। वो ऑटो रिक्शा वाला देखा कि इसकी मिसेज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसने एक चाय की दुकान पे अपना ऑटो रुका और खुद ही जाकर के पानी लेकर के आया। मेरी पत्नी के मुँह पे मार रहा है, उसको पानी पिला रहा है और मैं सिर्फ़ गणित लगा रहा हूँ कि यार इसको पैसे देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं अभी घर जाके दारू का जुगाड़ कैसे करूँ? तो ये ये मेरी बीमारी है। ये मैं हूँ, ये एक्चुअल मैं हूँ। ये जो अभी बोल रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, मगर वो जो था वो एक्चुअल वो होता। वहाँ से घर आया, घर पे आने के बाद में सारी आप बीती मेरी मिसेज़ ने मेरे माँ-पिताजी को बताया। माँ-पिताजी की नज़रों से बहुत ही ज़्यादा मैं गिर गया था। मैंने उसके बाद कम से कम मेरा जब अ, पहला बेटा हुआ मुझको, पहला बेटा होने तक मैंने अपने आप को आईने में नहीं देखा। जब भी आईने में देखने जाता था तो मुझे घिन आती थी। अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानता था कि मैंने शराब पीने के लिए ये कौन-सी हद क्रॉस कर दी बिल्कुल। कि मैंने अपनी पत्नी को, अपनी होने वाले बच्चे को, उनकी जान जोखिम में डाल दी थी, मेरे शराब के लिए। उसके बाद दोस्तों लड़का हुआ, लड़का होने के बाद मैं खुश था कि अब मैं उसको देख कर के मैं सोचता था कि अब मैं छोड़ दूँगा दारू, अब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन वो जो सोब्रिटी थी मेरी बाहर की थी, कि एक निर्णय पे मैं कायम रह नहीं पाता था। 2 दिन, 3 दिन बहुत हो गया बस। उसके बाद में यार अब एक काम करते हैं, दारू नहीं पिएँगे, अपन बियर पिएँगे, फिर अपन दिन में नहीं पिएँगे, रात में पिएँगे। ये इस तरह के मैं अपने फंडे आज़माने लगा, मगर वो फंडे भी फेल ही हो रहे थे। मैं एक निश्चय पे रुक नहीं पा रहा था। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, बच्चे को भी थोड़ी बहुत समझ आने लगी कि बोलते तो उसको आता नहीं था लेकिन समझता सब कुछ था मेरे पास। बिल्कुल नहीं आता था वो, मेरे पास आया कि रोता था, अपनी माँ के पास जाता था। आज भी वो अपनी माँ से ही ज़्यादा कनेक्टेड है, मुझसे बहुत कम है। बात करता है, रिस्पेक्ट करता है मगर उतना कनेक्टेड नहीं हो पाता मुझसे। और दिन बीतते गए, मैं बहुत कोशिश करता था, बहुत ताकत लगाता था मगर हो नहीं पाता था। पत्नी के साथ में आए दिन झगड़े होते थे। माँ-पिताजी समझा-समझा के कभी मुझको समझा रहे, कभी मेरी पत्नी को समझा रहे। बिल्कुल मेरा जो घर था वो घर कम लगता था, युद्ध क्षेत्र ज़्यादा लगता था और कारण एक ही रहता था मैं शराब, मेरी शराब बस। उसका दिमाग मैंने ऐसा कर दिया था दोस्तों कि वो पागल होने की बाकी रह गई थी। माने मैं अगर घर से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे जेब के अंदर में चवन्नी तक वो छोड़ती नहीं थी। पूरा जेब चेक कर लेती थी, पूरी मेरी आस्तीन के अंदर मैं नोट दबा के रखता था, वो आस्तीन तक चेक कर लेती थी। मुझे पूरा नील कर डालती थी, ₹1 मेरे पास रहता नहीं था और मुझे बाहर जाने के बाद में मुझे जुगाड़ करना पड़ता था और उसको ये भी यकीन था कि ये बिना पैसों का ये बाहर जाने के बाद जब रात को घर आएगा तो पूरा पूरा दारू के नशे में ही रहेगा और ऐसा ही होता था। मैंने कुछ पूछा तो उसका जवाब कभी भी नॉर्मल नहीं आता था। ये सब कुछ मैंने ही दिया था। उसने कई बार मेरे से नॉर्मल सी में मैंने मेरे साथ बात करने की कोशिश की है लेकिन मैं नॉर्मल सी में कभी उसको जवाब नहीं दिया। जब मुझे कोई उससे मतलब रहता था, उसके पास से कुछ पैसे लेने रहते थे या दारू पीने के लिए मुझे जाना होता था तो उसी समय मैं उसके साथ में प्रेम से बात करता था, अदरवाइज़ मैं चिल्ला के ही बात करता था। तो वो चिल्ला-चिल्ला के बात करना उसने कम से कम 365 इंटू 5 365 दिन, 1 साल ऐसा करके 5 साल उसने मेरे साथ में बिताए। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी दोस्तों, मानसिक तौर पे। ये मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया।
2 अप्रैल 2013। ये मैसेज भी मेरे को मेरे पिताजी के दोस्तों के द्वारा ही मिला। मेरे पिताजी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे मेरे इलाज के लिए गुहार नहीं लगाई। तो मोरेश्वर भाई मेरे पिताजी के दोस्त के दोस्त निकले और वो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे मीटिंग होती है शेषराव कोढ़े विद्यालय में, वहाँ पे आप अपने लड़के को लेके आई। तो 2-3 दिन से मेरे पिताजी मेरे पीछे लगे हुए थे मगर मैं जा नहीं रहा था। पिताजी फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप अगर ले जा सकते हो तो 2 अप्रैल 2013 को दीपक भैया, मोरेश्वर भैया मेरे घर पे आए और मुझे नींद से जगाया। मैं रात को ज़्यादा आपको शराब की तकलीफ है? मैंने बोला तकलीफ तो नहीं है लेकिन इतना बताओ, बोले शराब छोड़ने की इच्छा है क्या? मैं एकदम उनके तरफ देखने लगा और मैंने हाँ में ही जवाब दिया, हाँ, मुझे छोड़ना तो है लेकिन प्रयास बहुत कर चुका हूँ, मेरे से होता नहीं है। तो बोले चलो ठीक है, एक आखिरी प्रयास बोल के हमारा हाथ पकड़ो और हमारे साथ चलो। तो मैं भी तैयार हो गया। 10 मिनट में अपना पूरा तैयार होके उनके साथ में चल पड़ा। चलना हो नहीं रहा था। दीपक भैया पकड़े हुए थे और मुझे मीटिंग हॉल में बिठा दिया दूसरे बेंच पे और वहाँ पे विजय के शेयरिंग कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बस वहाँ जब गया तो वहाँ कुछ 10-15 लोग बैठे हुए थे। एक आदमी सामने, जो आदमी था वो विजय के वहाँ से शेयर कर रहे थे और मैं जस्ट बैठ गया और मैं अपना मुँह छुपा रहा इन द सेंस कि भैया मेरे मुँह की बात जाना नहीं चाहिए, रात में बहुत ज़्यादा पी है हमने। तो ऐसा बैठा हुआ था। विजय के शेयरिंग कर रहे, उनकी एक लाइन वो छपी हुई है आज भी मेरे दिमाग के अंदर में कि वो बोल रहे थे कि शराब ऐसा पहलवान है कि जिसको मैंने समय बदल के पटकने की कोशिश की, पटकनी मैंने ही खाई। जगह बदल के पटकने की कोशिश की, पटकनी मैंने ही खाई। ब्रांड बदल के पटकने की कोशिश की, पटकनी मैंने ही खाई। मगर मैं कभी शराब को पटक नहीं पाया। तो ये जो वो बोल रहे थे मुझे वो उतना ही उस दिन मुझे उस मीटिंग में समझ में आया और मीटिंग खत्म हुई, हम लोग बाहर आए तो हर एक व्यक्ति जो है वो वहाँ का, वो मुझको देख कर के बस गले लगा रहा है, मुझको मेरे कंधे पे हाथ रखे जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और अंदर में जो दबा पड़ा था ना, वो एक नंदू जो अच्छा बहुत बहुत पीछे रह गया था, वो रो पड़ा। बेतहाशा रो रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला रोने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने अपना परिचय किस तरह से दिया कि हम भी शराबी। मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये लोग शराबी है। मुझे लग रहा था कि बस मुझे सुधारने के लिए ये लोग अपने आप को शराबी बोल रहे हैं। मगर वो फिर चाय की दुकान पे हम लोग बैठे, वहाँ पे और हमारी चर्चा हुई। मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बस सुन रहा था। वो चाय की दुकान पे पहली बार मैंने वन डे एट अ टाइम सुना। चाय की दुकान पे पहली बार मैं एलर्जी ये नाम सुना। तो ये 2-4 चीज़ें जो उस दिन पहली मीटिंग में मैं घर लेकर के आया। और दीपक भाई जाते-जाते मुझको गाड़ी से अपनी बाइक से घर पे छोड़ दिए और जाते-जाते उन्होंने कहा कि नंदू एक बात याद रखो, शराब की दुकान या शराब दुनिया से खत्म नहीं होगी। एक 90 दिन का पीरियड अपने आप को दो, 90 दिन का समय अपने आप को दो, 90 दिन के बाद भी शराब रहेगी। उस 90 दिन के बाद में अपन फिर बात करेंगे इसके ऊपर में। देखो ये 90 दिन का जो तुम्हारे शराब से दूरी का जो जीवन है, तुमको कैसा लगता है? मैंने वो चीज़ भी थाम ली, उसको भी मैंने अपने पास रखा। घर में गया और घर में जाने के बाद में मैं वही सब सोच रहा था। बहुत देर तक की वो मीटिंग की ही बातें मेरे कानों में गूंज रही थी और धीरे-धीरे जैसा-जैसा समय बीतता गया, 1 घंटा, 1.5 घंटे के बाद में मुझे याद आया कि मैंने बाथरूम की तरफ में कहीं शराब की बोतल छुपाई है। तो मैं फट से उठा और वो शराब की बोतल की तरफ मैं भागा और शराब की बोतल हाथ में ली और ढक्कन खोला और मुँह को लगा लिया, मगर पिया नहीं, सिर्फ़ शराब की बोतल मुँह को लगाया। दोस्तों आपको बताऊँ मैं कि बहुत हद तक कि मैं नीट ही शराब पीता था मैं, ग्लास पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया। तो वो बोतल लगा के होठों को और रुक गया। मतलब मैं कभी शराब के लिए कभी रुका नहीं, उस दिन पहली बार रुका। मुझे रोकने वाले बहुत मिले। मेरी माँ झगड़ा करेंगी, मेरे पिताजी मारेंगे, मेरी बीवी, मतलब सब लोग थे रोकने के लिए पहले। लेकिन उस दिन मीटिंग करके आने के बाद में बाथरूम की तरफ मैं अकेला था और मैं अपने आप रुका। ऐसा भी दौर मेरे ज़िंदगी में आया है दोस्तों कि मैं
सुबह उठने के बाद में मैंने जो जहाँ शराब की बोतल छुपाई वहाँ से नदारद, वहाँ से गायब है दारू की बोतल। तो मैं पत्नी को पूछता हूँ प्यार से कि यार ये मैंने रात में बोतल छुपाई थी, कहाँ गई? तो पत्नी बोलती थी मुझे नहीं मालूम। मैं बता, प्यार से नहीं बता रही तो फिर मैं गुस्से से फिर गाली दे करके बता कहाँ गई? तो बोले मुझे नहीं मालूम, अपनी माँ को पूछो। फिर अपनी माँ के पास में धीरे से गया और पूछा कि मम्मी तूने कहीं छुपाई है क्या? बोले मेरे को नहीं मालूम तुम्हारा क्या नाटक है, मेरे को मत पूछा करो ऐसा वैसा। उनका चालू, तो मैं उनके पैरों पे गिर गया, मेरी माँ के पैरों पे गिर गया और पैर पकड़ के बोल रहा कि वो जो दारू की बोतल है ना वो मेरी ज़िंदगी है, तूने कहाँ रखी मेरे को बता दे नहीं तो मैं मर जाऊँ। तो मेरी माँ बोली कि यार तू क्या कर रहा है नंदू ये सब? तूने कभी ज़िंदगी में दूध के लिए या चॉकलेट के लिए कभी ऐसी ज़िद नहीं की, वो सड़े हुए पानी के लिए तू इतनी ज़िद कर रहा है? मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपनी माँ को जवाब क्या दूँ? मुझे बोला मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू मेरे को बता दारू की बोतल कहाँ है? उसने बोले कि वो डस्टबिन में डाल दी, कचरे के डब्बे में डाल दी। जैसे ही मुझे कान पे वो पड़ा कि कचरे के डब्बे में बोतल है, मैं भाग के गया, वो कचरा ऊपर का हटाया, बोतल लिया और ढक्कन खोल के पी लिया। तो ये ऐसा नंदू उस दिन मीटिंग करके आने के बाद मैं क्यों रुका? वहाँ तो ऐसा इमोशनल करने वाला, ऐसे डायलॉग बोलने वाला कोई था नहीं। हाथ से रोकने वाला, फिजिकली स्टॉप करने वाला कोई था नहीं, लेकिन मैं रुक गया दोस्तों। और रुकने के बाद में बहुत सारे विचारों का तूफान मेरे दिमाग में चल रहा था, पीऊँ, नहीं पीऊँ, पीऊँ, नहीं पीऊँ, पीऊँगा तो आज का दिन अच्छे से बिता पाऊँगा, खा लूँगा, पी लूँगा, सो लूँगा, कल से जाएँगे ना मीटिंग में। मगर मैंने बोला यार ऐसा तू कइयों बार कर चुका है, निश्चय के ऊपर में कभी कामयाब नहीं हुआ तो अपने निश्चय के ऊपर में कभी कायम नहीं रहा। नंदू यार बोले, आज के दिन, उन्होंने बोला ना आज के दिन ही तो नहीं पीना है, कल का कल देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा मेरे मन के अंदर में तूफान, द्वंद्व चलता रहा। 20 मिनट के बाद मैं वो बोतल को नाली के अंदर पलटा दिया और बोतल को ढक्कन लगाया और घर के अंदर में आकर के वो बोतल रख दी। बहुत दिनों तक रखी थी वो बोतल और वो दिन मेरे लिए बहुत भारी गया दोस्तों, मैं रह नहीं पा रहा था। मेरे को खाना नहीं चल रहा था, बीवी कुछ बना रही थी किचन में तो उसकी जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एसिडिटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई थी। विथड्रॉल सिम्पटम्स मेरे निकल रहे थे और रात में कानों के अंदर में अजीब-अजीब आवाज़, जिसको हैलुसिनेशन हमारे भाषा में बोलते हैं, वो अजीब-अजीब आवाज़ें, कोई एक गाना ही ज़बरदस्त तरीके से बज रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझको सुनाई दे रहा है। तो ये जो है वो 3 घंटे कम से कम मेरा 3 दिन तक के मेरा चला और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मैं देखा सामने में दीपक भैया फिर से आए हुए हैं, फिर मैं मीटिंग, वहाँ के दोस्त लोग मुझे अच्छे लगने लगे। क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ, बहुत दिनों के बाद में किसी ने मुझको अच्छा बोला था और दोस्तों मेरी मीटिंग्स के प्रति लगाव मेरा बढ़ता चला गया और मैं मीटिंग से ऐसा जुड़ गया कि मुझे अभी मीटिंग के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। जैसा मैं शराब के लिए सुबह उठ कर के भागा करता था, वैसे ही भाग करके मीटिंग किया करता था। मैं पायनियर ग्रुप हमारा, हमारे समाधान ग्रुप जो जरीपटका में है ना, यहाँ से मेरे घर से जो 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर पे है, ये सारे ग्रुप जो है उस दिन उस ज़माने में 10 साल पहले, आज जब मैं नया-नया आया था, तो मैं पैदल-पैदल जाता था। मेरे को दीपक भैया ने सारी मीटिंग्स दिखा दिए थे। मैं पैदल-पैदल जाता था दोस्तों। ये इसलिए करता था दोस्तों कि जब भी मैं मीटिंग से घर वापस आता था ना, मेरे पत्नी के चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी। नहीं तो इसके पहले जब भी मैं दारू पी के घर में जाता था ना, तो मेरी पत्नी को ऐसा लगता था कि ये काय को वापस आया। तो ये फ़र्क मेरे को अपने आप में महसूस होने लगा। मीटिंग के नाम से वो खुश होने लगी। तो मैंने अपने आप में एक सोचा कि यार मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को कुछ भी दे नहीं पाया। सिर्फ़ मीटिंग जाता हूँ इसकी इनको इतनी खुशी होती है, तो वो मीटिंग से जुड़ गया दोस्तों। 90 दिन पूरे किया। 90 दिन का मेडल मिलता है ये मुझे जब पता चला तो मैं पूछने लगा, अरे कहाँ मिलता है मेडल? कैसा करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तो पायनियर ग्रुप से लाना पड़ता बोले मेडल उसका। तो मैं गया पायनियर ग्रुप में और विजय भैया ही थे जिन्होंने मेरे को 90 दिन का मेडल दिया और वहाँ से लेकर के आया था। और उसके बाद में शेयरिंग मैं सुनने लगा, डिस्कशन में जाने लगा, किताबों को खंगालने लगा कि यार है क्या एक्चुअल यहाँ मैं आ रहा हूँ तो किस लिए आ रहा हूँ? सिर्फ शराब बंद करने के लिए आ रहा हूँ क्या?
तो ये फैमिली सिकनेस का जब मैं सुना कि यार परिवार हमारे कारण बीमार हुआ है, तो अब ये भैया मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे मैं शेयरिंग करूँगा, शेयरिंग सुनूँगा और धीरे-धीरे जो वन डे एट टाइम के बेसिस पे जो बोला जाता है, रिकवरी के कार्यक्रम पे चल पड़ूँगा। मैं ओके हो जाऊँगा, ठीक है, मगर मेरी फैमिली का क्या? तो मैंने स्पॉन्सर किया दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर के साथ में मैंने इस ऐसी चर्चा में गया। तो मेरे स्पॉन्सर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझको ये समझाया कि यार नंदू, हमने शराब पीने के दिनों में जो जो भी तकलीफें हमारे घर वालों को दी है, उन तकलीफों के लिए तू क्या करेगा? मैंने बोला माफ़ी माँगूँगा। तो बोले माफ़ी माँगने से तो माफ़ी कर देंगे, मगर सब पूर्ववत हो जाएगा क्या? सब ठीक हो जाएगा क्या? मैंने बोला वो तो मैं बता नहीं सकता। तो बोले देखो कैसा है कि हमारा कार्यक्रम एक्शन का है, तो हमको माफ़ी भी माँगनी है तो एक्शन के द्वारा ही माँगनी है। मैंने बोला क्या एक्शन करूँ? तो बोले अभी तुमको बोलना कुछ नहीं है, करना है। तो ये फैक्ट है दोस्तों कि जब मैं मेरा 10 महीना मेरे को एक ही मीटिंग में हो रहा था, तब देखा कि घर वालों की चिढ़-चिढ़ मेरे प्रति ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उल्टा ही गणित लगाया था कि ये लोग सब खुश हो जाएँगे। शुरुआत में थे, मगर उसके बाद में धीरे-धीरे इनका चिढ़-चिढ़ मेरे प्रति ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे स्पॉन्सर के साथ में मेरी बैठक, मेरी उनके साथ में चर्चा, उसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ तेरा किया कराया है। ये जो घर के अंदर में तेरी पत्नी इस तरह से तेरे ऊपर चिढ़ती है ना, ये चिढ़-चिढ़ तूने ही उसको दी है। अरे बोला क्या बात कर रहे हो भाऊ, अभी तो मैं अच्छा हूँ, मैं तो दारू नहीं पीता हूँ। हाँ, तुम अभी दारू नहीं पीते। ये चोटें तब की है जब तुम दारू पीते थे। उनकी मानसिकता तुमने इस तरह से बना दी है ना। मैंने बोला हाँ, चलो ठीक है मैंने बनाई है, अब कैसा करूँ? तो बोले जिस तरह से तुमने इनकी मानसिकता बिगाड़ी है, बनानी भी तुमको पड़ेगी। मैंने बोला कैसे? बोले तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न जो है ना उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा। तुमको माफ़ी माँगनी पड़ेगी। मैं समझ गया उनकी जो बातें थी। अब होता ये था कि घर से जो कुछ भी बातें मेरे को सुननी पड़ती थी, मैं चुपचाप सुन लेता था। ओके, ओके, हाँ ठीक है, हाँ ओके, ऐसा। मतलब रिटर्न में मैं कुछ जवाब उनको देता नहीं था गरमा-गरमी वाला। अपने आप को सुनो और सीखो के तहत मैंने सिर्फ़ सुनना चालू किया। मुझे सिर्फ़ शेयरिंग नहीं सुननी है, मुझे उन लोगों की भी सुननी है जिनको मैंने एक ज़माने में बहुत सुनाया है। तो वो शुरुआत मुझे अपने घर से करनी है, तो मुझे मेरा घर बेटर करना था, मेरे को मेरा घर जो है शांत करना था। तो मैं उस प्रोसेस में अपने आप को ढाल दिया। दोस्तों 10-11 महीने हो चुके थे और मेरे पास में नौकरी, काम-धंधा कुछ था नहीं। मैं बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए भी, दर-दर भटका। तो मैं नौकरी की तलाश में था, पैसा-पानी कुछ था नहीं जेब के अंदर में। पिताजी भी पैसे ऐसे ही देते थे कि जा ये ले, अपने मोबाइल का रिचार्ज मार ले जा, तेरे को इंटरव्यू के लिए जाना तो जा, बस से चले जाना। मतलब हिकारत ही आ रही थी यानी कि नफ़रत ही आ रही थी घर की तरफ से भी। मैंने बोला यार कुछ ये लोग बोलते चमत्कार हो रहा है, बस चमत्कार इतना हुआ कि मैं आज दारू नहीं पिया। बाकी चमत्कार मुझ पे घटित होते हुए दिख नहीं रहा। मैंने बोला कैसा करना? वो एक इंटरव्यू मेरा था, मेरे बेटे का 5वाँ बर्थडे 19 जनवरी को, 18 जनवरी को मेरा इंटरव्यू एक फेस करके आया मैं और घर पे पैदल ही आया मैं, इधर गांधी बाग से। और ये लोग सब तैयारी में लगे हुए थे, मेरे माँ-पिताजी बर्थडे के और पत्नी बैठी थी सामने। मैं हाथ मुँह धो करके खाना खाने के लिए बैठा और पत्नी ने थाली परोसी और देखा, एकदम गुस्से से देख रही थी कि मैं अब क्या करूँ? मैंने खाने के लिए निवाला तोड़ा और मुँह तक ले जाता तो मेरी पत्नी बोलती है, "मिल गई नौकरी?" मैंने बोला, "नहीं, मिलने की है।" और फिर से वापस अपने मुँह की तरफ निवाला लेके गया तो पत्नी बोलती है, "तुम्हारे में दम नहीं।" अब मुझे बताओ दोस्तों, आप लोग सुन रहे हो, एक बेवड़े को अगर कोई बोले और वो भी औरत अगर बोले कि तुम्हारे में दम नहीं है, तो बेवड़े की क्या दशा होगी, उसकी मानसिकता कैसी हिल जाती होगी। मेरी भी हिल गई थी। ऐसा लगा कि ये थाली फेंक दूँ उठा कर के, इसको अभी मैं गालियाँ दूँ या क्या करूँ, अपने हाथ सर फोड़ दूँ, क्या करूँ समझ नहीं आया। मगर जैसे ही उसने बोली कि तुम्हारे में दम नहीं है, मैंने वो जो निवाला मेरे हाथ में था ना बहुत ज़ोर से दबाया और सीधा मुँह में डाला अपने और चबाने लगा और उसकी तरफ मैं देखा और उसको थैंक यू बोला। ये मेरी रिकवरी की तरफ पहली एक्शन थी दोस्तों।
कि शराब से दूर तो ओके, वन डे एट अ टाइम मुझे शराब की तरफ जाना नहीं, वहाँ तक के तो ओके था कि सब लोग थे। मगर अब मुझे रिकवरी में वापस आना था, मुझे अपना घर शांत करना था, तो वहाँ के लिए ये मेरा पहला स्टेप था कि उसने जो मेरे को बोला है, वो मेरे को सुनना है, उसके ऊपर में जवाब कुछ नहीं देना है और मुँह से निकला धन्यवाद। और दोस्तों यकीन मानिए, ऐसा सुनने के बाद वो कन्फ्यूज़ हो गए कि यार ये मैंने क्या बोला है इनको, जो ये मेरे को धन्यवाद दे रहे। मैंने दोस्तों खाना पूरा खाया, गले से नीचे नहीं उतर रहा था लेकिन मैंने पूरा खाना खाया, चावल खाया, दाल, सब्ज़ी सब खाया। उसके बाद में उठा वहाँ से शांति से, बाहर गैलरी में आया, अंदर पूरी आग लगी हुई है दोस्तों मेरे, कि इसने मेरे को दम कैसे निकाला मेरा। अंदर पूरी आग लगी हुई है लेकिन मैं शांति से बाहर आया और 2 मिनट के बाद वो भी बाहर आई और पीछे से आके मेरे कंधे पे हाथ रख कर के मेरे को बोली कि, "मैं क्या बोल रही हूँ, वो मैं थोड़ा गुस्से में बोल दी, उसके लिए मेरे को माफ़ करना, सॉरी।" और ये मैंने बोला यार ये तो चमत्कार हो गया। ये मैंने बोला, "तू काहे को सॉरी बोल रही है? तूने सही बोला मेरे में दम नहीं।" "नहीं, नहीं," बोले, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप कोशिश कर रहे हो ना," बोले। "मैं देख रही हूँ," बोले, "रोज़ धूप में जाते हो, आते हो, ये वो।" तो उसको अभी वो मेरी अच्छाई जो है ना, वो एक सॉरी बोलने के बाद, एक थैंक यू बोलने के बाद वो दिखाई देने लगी। उसने जो मेरे को बोला, उसका जवाब मैंने उस तरह से नहीं दिया, जिस तरह से शराब पीने के बाद मैं दिया करता था। वो कन्फ्यूज़ हो गई और उसको ये इस कन्विक्शन पे आना पड़ा कि अब मेरा पति जो है वो सुधरने के रास्ते पे चल पड़ा है, 11 महीने हो चुके हैं इसको। अब तक की मैंने गौर ही नहीं की, अब तक की मैंने सिर्फ़ यही देखी कि मीटिंग जा रहा है, मीटिंग से आ रहा है, कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मगर आज वो पहली बार उसके जो उसने जिस तरह से वो गुस्से वाला जो एक सेंटेंस बोला था, उसका मैंने प्रत्युत्तर कुछ नहीं दिया, उसका रिप्लाई थैंक यू के अलावा कुछ नहीं दिया। तो वहाँ पे उसने मेरी अच्छाई को देखना चालू किया। अब उसका जो दृष्टिकोण था, अब वो चेंज होने लगा। अब वो मेरी हेल्प करने लगी, मेरे साथ में हँस के बातें करने लगी और फिर मेरी माँ को, मेरे पिताजी को वो समझाने लगी। दूसरे-तीसरे दिन मेरे को इंटरव्यू जो में जो पास हुआ था, वो नौकरी मिल गई। अब कमाने लग गया, आने लग गया और उसके बाद मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया और उनको मैंने हाथ शेक हैंड करके उन्होंने थैंक यू बोला कि यार सही में आपने जो दी है वो बहुत ही बेहतरीन है कि मुझे माफ़ी जो है वो मुँह से नहीं माँगनी है। क्योंकि बीमार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार भी बीमार है और मेरा परिवार के लिए कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं है। एल-एनोन की है मगर एल-एनोन वालों ने उसको तकलीफ नहीं दी ना, तकलीफ मैंने दिया और जो तकलीफ देता है वही अगर सॉरी बोले और उसके प्रति काम करे, तो इलाज अच्छे से होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ में फिर दिन-ब-दिन होता चला गया दोस्तों। अब मुझे मीटिंग और मेरा परिवार बहुत प्यारा लगने लगा। मेरा भी जो देखने का नज़रिया था उनके तरफ में वो भी बदलता चला गया। अब मुझे माफ़ी माँगने का तरीका आ गया। सिर्फ़ सॉरी बोल के नहीं होगा, मुझे एक्शन के द्वारा वो करना पड़ेगा। जहाँ-जहाँ मैं अपने परिवार के लिए एब्सेंट रहा, जहाँ-जहाँ मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, वहाँ-वहाँ मैं जहाँ नदारद रहा, आज मुझे वहाँ-वहाँ प्रेज़ेंट रहना है, यही मेरा मेरा सॉरी बोलना है उनको, बस। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई कि अब मेरे पास में अगर कुछ है, तो वो है मेरी सोब्रिटी और वो सोब्रिटी मेरे परिवार के साथ। वो सुख जो है, वो आनंद जो है आज की तारीख में जो मैं फ़ील करता हूँ ना, मैं सिर्फ़ सिर्फ़ बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं वो दूसरों के दिलों तक वो फ़ील नहीं करा सकता, बस आनंद ले सकता हूँ और वही ले रहा हूँ। आज हमारी मिसेज़ के साथ में मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कभी अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैं चिढ़ता नहीं हूँ, मैं संत नहीं बन गया ना, मैं तो हूँ तो बेवड़ा ही ना। कभी-कभी हो जाता है ऊपर-नीचे मेरा भी टेम्परामेंट जो है वो ऊपर-नीचे हो जाता है। तो वो समझ जाती है, वो उसने भी एल-एल-1 की बहुत मीटिंग की है, तो वो भी समझ जाती है कि मैं एक बीमार व्यक्ति के साथ में संसार कर रही हूँ। तो जब मेरा टेम्परामेंट ऊपर-नीचे हो जाता है, तो वो सँभाल लेती है। जब वो ऊपर-नीचे हो जाती है, तो मैं शांत हो जाता हूँ। तो इस तरह से हमारी बॉन्डिंग जो है ना, एक एक मजबूत बॉन्डिंग के रूप में सामने आई है। और उसका नतीजा ये है दोस्तों कि मेरे बच्चे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो बड़े हो रहे हैं। मेरे सोसाइटी के अंदर में दूसरा बेटा हुआ और बहुत प्यारा बेटा है और दोनों बेटे मेरे आज मेरा जो बड़ा बेटा है उसके ऊपर में वो इन्फ्लुएंस है कि मेरे पापा एक ज़माने में दारू पिया करते थे, तमाशे किया करते थे, लेकिन वो एक फ़ेज़ था वो निकल गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बहुत अंदर तक के वो छाप पड़ी हुई है, इसके कारण वो मेरे से ज़्यादा खुल नहीं पाता। डरता है मेरे से ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन वो एक छाप गिरी हुई है। उसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा, उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। वो भी मेरा ही किया कराया है और उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ।
आज मैं ये समझता हूँ कि एक कचरे वाली जो ज़िंदगी थी, भैया कचरा यहाँ पड़ा क्या, वहाँ पड़ा क्या, ऐसा ज़िंदगी जीने वाला एक नंदू, एक इंसान, आज इंसान, सच में इंसान बन के सामने आ रहा है। पूरी तरह से बन गया ये भी नहीं कहूँगा। मेरे परिवार को मैंने इतनी तकलीफ़ दी है, वो मेरे ये इतना करने से पूरा नहीं हो पाएगा। हर साल जब भी मेरा प्रॉपर डे होता है, जब भी मेरा 1-1 साल जैसा बढ़ रहा है, आज 10 साल का हो गया। हर साल मैं अपने माँ-पिताजी के पैर छू कर के माफ़ी ही माँगता हूँ। मेरे पत्नी के पास जाकर के माफ़ी माँगता हूँ। मैं अपने बड़े बेटे के पास में जाकर के माफ़ी माँगता हूँ, कि यार मैंने तकलीफ़ दिया। मगर ये लोग बोलते कि यार तुम बार-बार ये मत किया करो अभी, अभी तुम बहुत अच्छे हो। तो वो उनका फ़र्ज़ पूरा करते, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज भी अगर मैं थोड़ी गलती कर दूँ ना, तो वो जो नंदू बहुत पीछे छूट गया, 10 साल पीछे छूट गया है ना, वो वापस आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और वो जो फैमिली मैं 10 साल पहले की जो पीछे छोड़ दिया और आज एक अच्छी फैमिली बन के मेरे साथ में है, उसको भी सामने आने को टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी जवाबदारी, मेरी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरे खुद की सोसाइटी के प्रति, मेरे परिवार की मानसिक शांति के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और ये वो शांति बरकरार रहे, कायम स्वरूप की रहे, इसके लिए मुझे इतना ही प्रयास करना है कि मुझे रोज़ एक मीटिंग करनी है। अगर मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो कम से कम लिटरेचर का साथ होना, लिटरेचर का साथ अगर नहीं हो पा रहा है, तो किसी ए मेंबर का साथ होना, अपने स्पॉन्सर का साथ होना, एक स्लोगन रोज़ उसके ऊपर में काम करने की कोशिश, एक लाइन रोज़ की बिग बुक की अगर मैं लेके जाता हूँ बाहर, तो उसके ऊपर में चलने की कोशिश। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना मैं समझ चुका हूँ। इतनी अगर मैंने मीटिंग किया है, तो उसके अंदर में से अगर मुझको समझ में कुछ आया है, तो वो ये है कि ज़िंदगी मुझे मिली है सिर्फ़ आज भर की। आज सवेरे मैं नींद से जगा, मेरी ज़िंदगी चालू हुई, रात को सो गया, ज़िंदगी खत्म। कल मैं उठूँगा, नहीं उठूँगा मुझे नहीं पता। मगर आज, कम से कम आज के दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरा जीवन बहुत सरल कर दिया है। मेरा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है मेरे विचारों की वजह से। विचारों को शांत रखने के लिए मुझे इन जो मैंने गंदगी की है, उसकी सफाई के अंदर में अगर मैं अपना समय बिताता हूँ, तो वो गंदगी वापस से नहीं आती, वो निकल जाती है। और मेरे ये जो बोला जाता है कि हमारा कार्यक्रम अट्रैक्शन का है, आकर्षण का है। अगर मेरा परिसर अगर स्वच्छ है, मेरा मेरा अगर मैं अगर अपने घर के अंदर में स्वच्छ हूँ, तो 4 लोग मुझको देख कर के अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं यार, ये वही नंदू है जो गिरा पड़ा करता था। आज देखो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। और ऐसा हुआ है दोस्तों। ये मेरे ऊपर में मेरे ईश्वर की कृपा है कि आज भी मैं लोगों की जितनी हो सके, जहाँ तक हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। हमारे श्याम भैया भी मीटिंग से जुड़े हुए हैं, जो आज मेरे कार्यक्षेत्र में मेरे साथ-साथ में काम करते हैं। उन्होंने भी मेरा 1 साल से मुझे देख रहे हैं और मैं उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज ऐसे कार्यक्षेत्र में हूँ कि जहाँ पे मैं शराबी की भी मदद कर रहा हूँ, अपने तरीके से। जो भी तरीका सही लगता है, उस तरीके पे चलने की कोशिश करता हूँ, एक दिन के आधार पे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक मुझे दिया गया था, ये बहुत वास्ट है। मैंने अपने अनुभव के द्वारा इसे बाँधने का, इसको बयान करने की मैंने कोशिश की। कहीं भी अगर भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, उसके लिए धन्यवाद।